हेलो, मेरा नाम चंद्रहास है। स्टडी स्मार्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे कंप्यूटर अवेयरनेस से पार्ट 7 और पार्ट 7 में हम देखेंगे एमएस पावर पॉइंट के बारे में। हालांकि वैसे छोटा टॉपिक है, कवर करने में ज़्यादा टाइम तो नहीं लगेगा क्योंकि हमने इससे पहले वर्ड और एक्सेल पहले ही कंप्लीट किया हुआ है, तो ज़्यादातर उसी से मिलते जुलते यहाँ पे आपके शॉर्टकट कीज़ भी होते हैं। जो कुछ यहाँ पे अलग होगा वो हम देखने की कोशिश करेंगे। तो अगर आपने पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं एमएस ऑफिस के से रिलेटेड जो हैं, तो आपको यहाँ पे कॉर्नर में लिंक मिलेगा उन सारे पार्ट्स का, 7 पार्ट्स का, जिस पर क्लिक करके आप वो सारे वीडियोज़ देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट होता क्या है। तो लिखा हुआ माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट इज़ अ स्लाइड शो प्रेजेंटेशन प्रोग्राम और करंटली डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट। और किसके लिए डेवलप किया गया? बोथ माइक्रोसॉफ्ट एंड एप्पल मैकिन्टॉश ऑपरेटिंग सिस्टम। एप्पल का जो मैकिन्टॉश ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके लिए भी, और माइक्रोसॉफ्ट का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है विंडोज़ जिसको हम जानते हैं, दोनों के लिए ही डेवलप किया गया है। ये क्या है आपका? स्लाइड शो प्रेजेंटेशन प्रोग्राम। मतलब क्या कि जैसे हमने वर्ड में देखा था, क्या होता था कि अगर हमको कोई डॉक्यूमेंट तैयार करना है, कोई फाइल तैयार करनी है, कोई रिपोर्ट बनानी है, तो जो वर्ड प्रोसेसिंग का काम होता है वो आपका सारा वर्ड में होता है, एमएस वर्ड में। ठीक है। इसी तरह अगर हमको कोई अकाउंटेंसी का काम है तो वो सारा काम हम किस में करते हैं? एमएस एक्सेल में करते हैं। अब इसी तरह अगर हमको कोई चीज़ प्रेजेंट करनी है, किसी को बताना है, कुछ पढ़ाना है, शो करना है, या किसी चीज़ के बारे में आपको प्रेजेंटेशन देनी है, तो वो सारा काम कहाँ पे होगा? आपका एमएस पावर पॉइंट में होगा। एमएस पावर पॉइंट आपकी हेल्प करता है चीज़ों को कम से कम शब्दों के इस्तेमाल के जरिए आप ज़्यादा से ज़्यादा अधिक तरीके से समझा सकें। इसके जरिए आप ना सिर्फ वर्ड को लिखते हैं, वहाँ पे आप एनिमेशन भी लगा सकते हैं। एनिमेशन के साथ साथ उसमें आप वीडियो भी डाल सकते हैं, वीडियो के साथ साथ पिक्चर भी लगा सकते हैं। मतलब आपको पूरी फीचर्स दिए जाते हैं जिसके द्वारा आप अपने प्रेजेंटेशन को बहुत ही सुंदर तरीके से किसी के सामने प्रस्तुत कर सकें। तो पूरी एकदम फ्रीडम मिलती है आपको। और आपको ये बता दूं कि जो माइक्रोसॉफ्ट के आपके मुखिया कह लीजिए, फाउंडर कह लीजिए, हैं, क्या नाम है उनका? बिल गेट्स। उनका सबसे ज़्यादा पसंदीदा अगर कोई प्रोग्राम है अभी तक तो वो एमएस पावर पॉइंट ही है। ये बात उन्होंने कई सारे इंटरव्यू में कही है कि उनके द्वारा या उनकी कंपनी के द्वारा जो बनाया गया सबसे बेहतरीन, कहते हैं कि सबसे अच्छा जो प्रोग्राम उनको लगता है वो है एमएस पावर पॉइंट। ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि पावर पॉइंट का यूज़ क्यों करते हैं हम। ठीक है। आगे चलते हैं, इसके बारे में और कुछ इन्फॉर्मेशंस देखते हैं कि जैसे यहाँ पे हम बात करते हैं डिफ़ॉल्ट फॉन्ट और साइज की। तो इसका डिफ़ॉल्ट फॉन्ट और साइज क्या होता है? जैसे आप न्यू टैब ओपन करते हैं, न्यू प्रेजेंटेशन ओपन करते हैं, तो इसका जो डिफ़ॉल्ट आपका फॉन्ट होता है, आप जैसे यहाँ पे आपने प्रेजेंटेशन ओपन किया है तो आपको पता होगा कि जो भी आपके प्रेजेंटेशन होते हैं वो आपके 2 पार्ट में डिवाइड होता है, पूरी की पूरी स्लाइड। ये तो स्लाइड का जो ऊपर वाला भाग होता है वो कहलाता है हेडिंग, और नीचे वाला जो आपका भाग होता है वही आपका कंटेंट होता है जिसमें आप सारी चीज़ें लिखते हैं। तो हेडिंग का डिफ़ॉल्ट फॉन्ट अलग होता है और इसका अलग होता है। तो अभी जो लिखा है क्या? कैलिब्री लाइट हेडिंग्स के लिए यूज होता है, और इसका फॉन्ट साइज़ कितना होता है? 44, जो कि हेडिंग आप जब लिखते हैं तो वो बाय डिफ़ॉल्ट यही फॉन्ट आपका होता है। और अगर कंटेंट की बात करें तो कंटेंट आपका क्या होता है? कैलिब्री बॉडी, और यहाँ पे साइज़ कितना होता है इसका? 24, जो कि आप इसके अंदर लिखते हैं। मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा। यहाँ पे कोई एक डिफ़ॉल्ट फॉन्ट नहीं है, हेडिंग के लिए अलग है और कंटेंट जो आप अंदर लिखते हैं उसके लिए अलग है। ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं कि आप इसको बदल नहीं सकते हैं, बदल तो सकते ही हैं। बाय डिफ़ॉल्ट आपको मिलेगा। अगर आप कोई चेंजेस नहीं करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट आपको यही सब कुछ मिलेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो क्या है कि फाइल एक्सटेंशन इसका क्या होता है? तो फाइल एक्सटेंशन इसका क्या होता है? डॉट पीपीटी भी हो सकता है अगर आप 2007 से पहले का मॉडल यूज़ कर रहे हैं, वर्जन यूज़ कर रहे हैं, या फिर हो सकता है डॉट PPTX। ठीक है। 2007 के बाद जितने भी वर्जन आ रहे हैं सारे डॉट PPTX से ही आपके वहाँ पे ख़त्म होते हैं। एक्सटेंशन के लिए पावर पॉइंट का है। ओके। तो जैसे ये अभी आपको प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ, मान लीजिए ये भी आपका क्या है? पावर पॉइंट में बन रहा है। तो देखिए यहाँ पे हर एक चीज़ क्या है? एकदम एनिमेटेड होके आ रही है। सारी चीज़ें आपके सामने प्रेजेंट नहीं, जब जो चाहिए वो उसी समय आ रही है। नेक्स्ट बात करते हैं कि यहाँ पे डिफ़ॉल्ट नेम क्या होता है। तो डिफ़ॉल्ट नेम यहाँ पे होता है प्रेजेंटेशन 1। जैसे हमने देखा था वर्ड में क्या होता है? डॉक्यूमेंट 1, एक्सेल में क्या होता है? बुक 1। वैसे यहाँ पे क्या होता है? प्रेजेंटेशन 1। इसका क्या होता है? डिफ़ॉल्ट नेम होता है। यहाँ पे प्रेजेंटेशन और 1 के बीच में कोई भी गैप नहीं होता है। आगे बात करते हैं तो इसमें कुछ चीज़ें होती हैं। इस स्लाइड का मतलब क्या होता है? तो जैसे हमने देखा था वर्ड में क्या था? पेजेस थे। वर्ड में क्या होते थे? पेजेस, कि आपको पेज 1 पे हैं, पेज 2 पे हैं। एक्सेल में क्या होते थे? तो एक्सेल में हमने देखा था वहाँ पे क्या थी? शीट थी। ठीक है।
आप कौन सी नंबर की शीट पे हैं, शीट थी। उसी तरह पावर पॉइंट में क्या होती हैं, स्लाइड्स होती हैं, ठीक है। मतलब हर एक पेज समझ लीजिए आपकी स्लाइड के नाम से जानी जाती है। एक स्लाइड हो गई, एक स्लाइड के नीचे आप दूसरी स्लाइड लगा सकते हैं जिसमें और आपको कुछ प्रेजेंट करना है, ऐसे आपको स्लाइड यहाँ पे देखने को मिलती हैं, ठीक है। तो स्लाइड अगर कहते हैं तो स्लाइड का मतलब क्या है, ऐसे अगर सिंपल भाषा में याद रखना चाहें तो प्रेजेंटेशन में जो अलग अलग पेजेस होते हैं उन्हीं को क्या कहा जाता है, उनका नाम दिया गया है स्लाइड्स का। ओके, मेरे ख्याल समझ गए होंगे आप। आगे चलिए देख लेते हैं कुछ इससे रिलेटेड शॉर्टकट्स जो आपको बहुत काम आ सकते हैं। यहाँ से जो पूछे जाते हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो, वो मैंने यहाँ पे लिए हुए हैं। बाकी अगर मैं बात करूँ कि फॉर्मेटिंग की, अगर टेक्स्ट फॉर्मेटिंग की बात करूँ, जैसे बोल्ड, इटैलिक, कॉपी पेस्ट, सेलेक्ट ऑल, सब कुछ, अंडू रीडू, सब कुछ आपका वही है जो हमने वर्ड में देखे थे। कोई भी यहाँ पे डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलता है। यहाँ पे जो आपके अलग हैं वर्ड से वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो अगर आपने वो सारे कमांड्स नहीं देखे हैं तो मैं आपसे कहूँगा कि आप जो इसका MS ऑफिस का पहला वीडियो है MS वर्ड नाम से, उसको आप जरूर देखिए। उसमें बहुत सारे मैंने शॉर्टकट्स बताए हुए हैं और बहुत आसानी से आप उनको समझ भी सकते हैं और याद भी रख सकते हैं। 1 से 2 बार देखेंगे तो याद हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं सबसे पहला शॉर्टकट क्या है, Ctrl+M। इससे क्या होता है, इंसर्ट अ न्यू स्लाइड। मतलब आपने अगर यहाँ पे मान लीजिए कोई स्लाइड बनाई, ठीक है, स्लाइड बनाई, उसके नीचे आप कोई नई स्लाइड बनाना चाहते हैं तो आप या तो जाके मेन्यू से जाके न्यू स्लाइड पे क्लिक कर सकते हैं, या तो स्लाइड पे ही जाके न्यू स्लाइड इंसर्ट कर सकते हैं, या फिर अगर आप शॉर्टकट दबाइए Ctrl+M तो आपकी ऐसी एक जो है खाली स्लाइड यहाँ पे देखने को मिल जाती है। आपको ध्यान रखिएगा, स्लाइड की बात कर रहा हूँ, फाइल की बात नहीं कर रहा हूँ या नए प्रेजेंटेशन की बात नहीं कर रहा हूँ। उसके लिए तो आपको वही करना होगा, Ctrl+N। आपको कोई नया प्रेजेंटेशन बनाने के लिए ओपन करना है तो Ctrl+N दबाएंगे तो वो आपका नया प्रेजेंटेशन आ जाएगा। कोई प्रेजेंटेशन पहले से बना हुआ है उसको ओपन करना है तो Ctrl+O। जो मैंने वर्ड में बताया था वही सारी चीज़ें हैं। अगर यहाँ पे हम दबाते हैं Ctrl+D तो क्या होगा, डुप्लीकेट द करेंट स्लाइड। कि मान लीजिए यहाँ पे आपने यहाँ पे स्लाइड बनाई है, इसमें मैंने लिखा है N। अब आप चाहते हैं कि यही पूरी की पूरी स्लाइड फिर से कॉपी होके दूसरी एक और बन जाए, तो आप क्या दबाइए, Ctrl+D दबाइए, तो दूसरी जो स्लाइड नई बनेगी, ठीक है। जैसे Ctrl+M से क्या है, इंसर्ट न्यू स्लाइड, तो Ctrl+D से तो आपका नई स्लाइड बनेगी ही, लेकिन सारे के सारे कंटेंट सब कुछ वैसे ही रहेगा, इसमें भी ऐसे N लिखा हुआ रहेगा, ठीक है। Shift+F3 दबाएंगे तो क्या होगा, चेंज केस। अब ये आपका क्या होता है, चेंज केस। देखिए आप वर्ड में होते हैं तो आपके पास भी ये चेंज केस का ऑप्शन मिलता है आपको। चेंज केस में होता क्या है कि जैसे यहाँ पे लिखा है चेंज केस, तो केस का मतलब ये जो आपको लिखा गया है अपर लेटर में, लोअर लेटर में, सेंटेंस केस में, ये सारी चीज़ें आपको चेंज करनी है तो आप Shift+F3 दबाइए। मान लीजिए मैंने ये चेंज केस वाले को ही पूरा सेलेक्ट कर लिया है, ठीक है, सेलेक्ट किया है, और मैं Shift+F3 दबाऊंगा तो क्या होगा कि चेंज केस, जैसे यहाँ पे सेंटेंस केस में लिखा हुआ है आपका सारा का सारा अपर केस में हो जाएगा, ऐसे लिख जाएगा CHANGE, और यहाँ पे CASE, चेंज केस ऐसे लिख जाएगा। फिर से एक बार और दबाऊंगा तो सारा का सारा क्या हो जाएगा, लोअर में हो जाएगा। जैसे यहाँ पे C कैपिटल में है, सब कुछ क्या हो जाएगा, लोअर में हो जाएगा। फिर ऐसे लिख जाएगा CHANGE, चेंज केस, ठीक है। या फिर से दबाऊंगा तो टॉगल केस हो जाता है। टॉगल केस का मतलब क्या होता है कि जो कुछ आपका लोअर लेटर में वो अपर में हो जाएगा, जो अपर लेटर में वो लोअर लेटर में चेंज हो जाता है। तो चेंज केस का इस्तेमाल करना है आपको, Shift+F3 दबाइए तो ये आपका तुरंत का तुरंत होता रहेगा। इसी तरह अगर Ctrl+= का साइन आप दबा देते हैं, इक्वल का साइन ये वाला अगर आप दबा देते हैं तो क्या करता है, अप्लाई सुपरस्क्रिप्ट फॉर्मेटिंग। सुपरस्क्रिप्ट मैंने आपको बताया था, जैसे अगर मुझे लिखना हो 2 स्क्वायर अगर लिखना है मुझे तो मैं क्या करूँगा, 2 लिखूँगा, ठीक है। 2 लिखने के बाद अब मुझे स्क्वायर लगाना है, तो अगर आप सुपरस्क्रिप्ट को सेलेक्ट नहीं करेंगे फिर से 2 लिखेंगे तो 2 आपका एकदम ठीक बराबर यहाँ पे लिखा हुआ आएगा। लेकिन अगर आप सुपरस्क्रिप्ट यूज़ करते हैं तो आपका क्या होगा, ये वाला जो 2 है ये इसके ऊपर ऐसे स्क्वायर की तरह हुआ लिखा हुआ आएगा, ऐसे लिखा हुआ नहीं आएगा। तो ये काम आपको अगर करना है तो उसकी शॉर्टकट की क्या है, Ctrl+= दबा दीजिए, आपका सुपरस्क्रिप्ट फॉर्मेटिंग में पहुंच जाएगा। इसी तरह अगर कंट्रोल के साथ शिफ्ट और प्लस का साइन अगर आप दबाते हैं, ध्यान रखिएगा जो इक्वल का साइन होता है, इक्वल के साइन के ऊपर ही आपका प्लस का साइन होता है। यहाँ पे शिफ्ट की जरूरत क्यों पड़ रही है, क्योंकि हमको प्लस का साइन दबाना है। अगर आप शिफ्ट नहीं दबाएंगे तो इक्वल का साइन ही लगेगा। तो शिफ्ट यहाँ पे एक्स्ट्रा फंक्शन का काम नहीं कर रहा है, बस वो प्लस का साइन दबाने का काम करेगा, ठीक है। और ये भी ध्यान रखिएगा कि जो आपका न्यूमेरिक पैड है, जैसे आपका कीबोर्ड होता है, फिर से बता दूं, कीबोर्ड होता है एक तो आपके 1 2 3 यहाँ पर लाइन में लिखे होते हैं, और एक यहाँ पे न्यूमेरिक कीपैड आपको मिलता है कैलकुलेटर की तरह। तो यहाँ पे अगर आप इसको प्लस को दबाएंगे तो ये काम आपका नहीं करेगा, आपको यही वाला प्लस दबाना होता है। तो इसीलिए यहाँ पे शिफ्ट के साथ प्लस का साइन दबाने को कह रहे हैं। तो इससे क्या होगा, अप्लाई सबस्क्रिप्ट फॉर्मेटिंग। सबस्क्रिप्ट का मतलब क्या है, जैसे आपको लिखना हो x1 x2, तो आप अगर ऐसे लिखेंगे तो लिखेगा x1 x2,
लेकिन x1 क्या होता है, 1 आपका छोटा होता है नीचे की तरफ, तो वो उसको क्या कहते हैं, सबस्क्रिप्ट। तो कैसे लिखा जाएगा वो, x1 ऐसे अगर आपको लिखना है तो उसके लिए आपको कंट्रोल शिफ्ट और प्लस का साइन दबाना पड़ेगा। फिर बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या होता है, F5। F5 से क्या होता है कि व्यू द कंप्लीट स्लाइड शो। मान लीजिए आपने 10 स्लाइड बना ली हैं, इसमें एक एक करके ऐसे 10 स्लाइड यहाँ पे कंप्लीट कर ली और स्लाइड शो को ओपन करना चाहते हैं सबको दिखाने के लिए, तो आपको पास या तो ऊपर मेन्यू में जाइए, स्लाइड शो में जाइए और वहाँ से स्टार्ट स्लाइड शो करिए, या फिर आपके पास शॉर्टकट की क्या होती है, F5 दबाइए और आपका स्लाइड शो क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। सब कुछ आपको लाइन बाय लाइन एक एक स्लाइड आने लगेंगी, ठीक है। इसी तरह अगर आपको स्लाइड शो को ख़त्म करना है, मतलब आपने जैसे चौथी स्लाइड पे पहुंच गए, चौथी स्लाइड के बाद आपको आप सोच रहे हैं यहीं से एंड कर दूं, मैं आगे नहीं बढ़ना है, तो आप एस्केप बटन दबा दीजिए। एस्केप बटन आपको किसी भी कीबोर्ड में जो सबसे लेफ्ट के कॉर्नर में, अपर कॉर्नर में मिलती है, वो क्या होती है, एस्केप की बटन होती है। कुछ लोगों में रेड कलर की होती है और कुछ लोगों में सिंपल ऐसे ही रहती है, ठीक है। तो एस्केप बटन पे जैसे ही आप दबाएंगे तो आपका स्लाइड शो क्या हो जाएगा, वहीं से ख़त्म हो जाएगा। ओके, फिर हम आ जाते हैं आगे। अब ये आपका क्या है, एस, ये कैपिटल एस, स्मॉल एस से मतलब नहीं, आप एस दबाइए तो क्या होगा, स्टॉप और रीस्टार्ट एंड ऑटोमेटिक शो। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा कि अगर आप एस दबाते हैं तो एस आपका काम कब करेगा, एस आपका काम करेगा जब आपने ये पूरे स्लाइड शो को बनाया हुआ है और इसको आपने ऑटोमेटिक मोड पे रखा हुआ है। आपको पता है ना कि हम स्लाइड शो को या तो माउस की क्लिक के द्वारा चला सकते हैं कि जब हम दबाएं माउस की बटन तभी वो स्लाइड आपकी चेंज हो या एनिमेशन चेंज हो, या तो हम ऑटोमेटिक कर सकते हैं। ऑटोमेटिक में क्या होता है कि आप एक टाइम फ्रेम सेट कर देते हैं, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 5 सेकंड या 10 सेकंड, 20 सेकंड। उसके बाद जो स्लाइड्स होती हैं वो अपने आप ही मूव होती रहती हैं, ठीक है। उसमें आपको कोई बटन दबाने की ज़रूरत नहीं है, आप बस टाइम लगा दीजिए। मान लीजिए 30 सेकंड आपने लगा दिया, आपको लग रहा है कि 30 सेकंड में आपका पूरा स्लाइड कंप्लीट कर लूँगा, समझा दूंगा, तो 30 सेकंड के बाद वो स्लाइड अपने आप ही क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। तो इसी के बीच में जब आपने ऑटोमेटिक लगाया हुआ है ये स्लाइड शो का, इसी के बीच में अगर आपको कहीं पे स्टॉप करना है तो आपको क्या दबाना होगा, एस बटन को दबाना होगा। तो एस बटन जैसे ही दबाएंगे वो स्लाइड शो वहीं पे क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। ओके, और इसी तरह इसको रीस्टार्ट भी करना है ऑटोमेटिक। जैसे स्टॉप कर दिया आपने, उसके बाद फिर से रीस्टार्ट करना है कि आपको मान लीजिए 30 सेकंड से ज़्यादा का समय लगने वाला है, मुझे जैसे स्लाइड बताते हुए मुझे लग रहा है कि 30 सेकंड से ज़्यादा का समय लगेगा, तो जैसे ही यहाँ पे आएगा मैं एस बटन दबा दूंगा तो इतने पे ही ये स्लाइड शो आपका रुक जाएगा। फिर मैं चाह रहा हूँ कि अब इसके आगे बढ़ना है तो फिर से एक बार और एस बटन को दबाऊंगा तो फिर से ऑटोमेटिक शो चालू हो जाएगा। आगे देखते हैं कंट्रोल प्लस ए। कंट्रोल प्लस ए का मतलब हमने देखा था क्या होता है, सेलेक्ट ऑल, ठीक है। तो यहाँ पे सेलेक्ट ऑल रहता है, लेकिन ये अब बात हो रही है जब आपका स्लाइड शो ओपन हो जाता है तो, ठीक है। जब स्लाइड शो ओपन हो जाता है तब आप अगर कंट्रोल प्लस ए दबाते हैं तो क्या करें, चेंज द पेन टू अ पॉइंटर ड्यूरिंग अ शो, कि पेन को कैसे चेंज कर देता है, पॉइंटर में चेंज कर देता है। जैसे अभी मैं अगर कंट्रोल प्लस ए दबाता हूँ तो देखिए ये आपका कर्सर आ गया माउस का, अगर आपको दिख रहा हो मेरे ख्याल से। फिर से अगर मैं इसी को दबा देता हूँ तो आपका कुछ नहीं होगा। तो यहाँ पे मतलब क्या है कहने का कि अगर आपको पेन जैसे यहाँ पे सिलेक्टेड है, उसके बाद कर्सर आपको चेंज करना है तो या तो आप यहाँ से जाइए, मैं यहाँ पे गया, यहाँ पे पेन को चेंज कर लिया, अब फिर से मुझे कर्सर को करना है तो फिर से यहाँ पे जाऊँ चेंज करूँ तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो कंट्रोल प्लस ए दबाइए, पेन से सीधे आप कर्सर पे पहुँच जाएंगे, ठीक है। पॉइंटर जो आपका कहलाता है उस पर आप पहुँच जाते हैं। इसी तरह अगर आप कंट्रोल प्लस एच करेंगे तो हाइड द पॉइंटर और पेन ड्यूरिंग द शो। जैसे अभी आपको कर्सर दिख रहा है, अगर मैं कंट्रोल प्लस एच कर दूं, कंट्रोल प्लस एच कर दूंगा तो आपको कुछ भी नहीं दिखेगा, कुछ भी नहीं दिख रहा होगा, आपको कर्सर नहीं दिख रहा होगा। इसी तरह अगर मैं कंट्रोल प्लस पी कर दूं तो देखिए फिर से कर्सर वापस आ जाता है, आपको यहाँ पे आपको फिर से दिखने लगा होगा। तो कंट्रोल प्लस पी का मतलब क्या, कर्सर को एक्टिवेट करने का काम फिर से ये करेगा। ध्यान रखिएगा स्लाइड शो के दौरान की ये बात है, स्लाइड शो खत्म होने के बाद आप कंट्रोल प्लस पी करेंगे तो क्या मिलेगा, आपको प्रिंट का ऑप्शन मिलेगा, वो बाय डिफ़ॉल्ट वही मिलेगा। ओके, फिर आ जाइए, जैसे अगर आपको किसी स्लाइड नंबर पे जाना है, आपका शो चल रहा है, स्लाइड शो चल रहा है, आपने 10 स्लाइड बनाई है, 1 से लेकर 10 तक स्लाइड बनाई हैं। मान लीजिए दूसरी स्लाइड में आपने 9वीं स्लाइड का कोई रेफरेंस दिया हुआ है या 9वीं स्लाइड में दूसरी का रेफरेंस दिया हुआ है और आपको वहाँ पे जाना है, तो आप क्या करेंगे, एक एक करके पीछे नहीं जाएंगे, सीधे 2 को दबाएंगे और इंटर कर देंगे तो दूसरी स्लाइड पर आप पहुँच जाएंगे। जैसे यहाँ पर मैं 1 दबाऊँ, इंटर करूँ तो सीधे पहुँच जाता हूँ, कहाँ पर, एकदम शुरुआत में पहुँच जाता हूँ।
तो यहाँ पे फिर से मैंने 4 दबाया, फिर से मैं यहाँ पे वापस आ गया। ठीक है, इसके आगे आप मुझे बढ़ना है, 5 दबाऊंगा तो फिर से आगे पहुँच जाऊँगा। तो करना क्या है, केवल नंबर दबाना है, इंटर करना है, आप सीधे उस स्लाइड नंबर पे पहुँच जाते हैं। इसी तरह अगर मैं Ctrl+T करूँगा तो क्या होगा, ओपन फॉन्ट बॉक्स। यहाँ से आपका स्लाइड शो खत्म हो जाएगा। मतलब ये सारी चीज़ें जो अभी ऊपर थी 1 2 3 4 और एक पीछे 5, तो वो आपके स्लाइड शो के दौरान थी। ये Ctrl+T जब स्लाइड शो आप नहीं चला रहे होंगे, उसके बाद अगर आप Ctrl+T करते हैं तो जो फॉन्ट बॉक्स होता है वो आपका ओपन हो जाता है। तो पावर पॉइंट में बस इतने ही थे शॉर्टकट जो आपसे पूछे जा सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। बाकी सब कुछ सेम ही है। अंडरलाइन करना है तो Ctrl+U, बोल्ड करना है तो Ctrl+V, इटैलिक करना है तो Ctrl+I, आपको अलाइनमेंट चेंज करना है, जस्टिफाई करना है, या फिर सेंटर करना है, लेफ्ट करना है, राइट करना है, सब कुछ वही है बाय डिफ़ॉल्ट जो हमने वर्ड में देखा था। उसमें कोई भी चेंजेस नहीं है, किसी भी तरह के कोई चेंजेस नहीं है। तो वहाँ से आप एक बार पढ़ लीजिए, वही आपके सब जगह क्या हो जाते हैं, कॉपी पेस्ट आप करते रहिए और सब कुछ वही रहता है। चेंजेस जो हैं वो मैंने यहाँ पर आपको बता दिए हैं। इसमें भी जैसे अगर मुझे फॉन्ट को ग्रो करना है या फॉन्ट को बड़ा करना है तो मैं क्या दबाऊंगा, Ctrl+Shift+ ग्रेटर देन लेस देन का साइन जो होता है वो उसी को हम यूज़ करेंगे बड़ा या छोटा करने के लिए। तो कोई भी यहाँ पे आपको चेंजेस देखने को मिलते नहीं हैं। बस आपको पुराना वो देखना होगा, वर्ड में जो मैंने बताया था वो आप पढ़ के रखिए, तो आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो पावर पॉइंट में बस इतनी ही चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं। अब इसके बाद आप तैयार रहिएगा, आपके सामने मैं लेके आऊँगा लगभग 50 क्वेश्चंस का MCQ लेके आऊँगा, जो कि आपका बेस्ड होगा केवल ऑफिस पे। ठीक है, तो जिससे वहाँ पे भी आपको कई सारे कॉन्सेप्ट नए देखने को मिलेंगे। कुछ चीज़ें होती हैं जो आप MCQ में देखते हैं, यहाँ पे थ्योरी में अगर नहीं कवर हो पाई तो MCQ में आपको मैं वो कवर करा दूंगा। तो नेक्स्ट पार्ट जो इसका होगा वो 50 MCQ बेस्ड का होगा, तो वो पार्ट मैं आपके लिए लेके आऊँगा, उसको ध्यान से आप देखिएगा। लेकिन आप इस वीडियो को देखने के बाद मुझे लाइक और कमेंट ज़रूर करिएगा कि आपको ये पार्ट कैसा लगा, तभी मुझे पता चलेगा कि आपको ये पार्ट पसंद आ रहा है और आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए MCQ लेके आऊँ। क्योंकि ये सारी चीज़ें बनाने में काफ़ी टाइम लगता है और मैं बनाऊँ भी, टाइम भी अपना ख़राब करूँ और आपको पसंद भी अगर नहीं आए तो मैं इसमें क्यों अपनी एनर्जी लगाऊँ, टाइम लगाऊँ, आपका भी टाइम ख़राब, उसकी जगह पे मैं कुछ और बनाऊँ जो आपके लिए पसंद आ रहा हो। तो ध्यान रखिएगा कि कंप्यूटर का सेक्शन आपके आने वाले एग्ज़ाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मेंस के एग्ज़ाम में प्री की तैयारी तो कर रहे हैं ठीक है, लेकिन मेंस की तैयारी भी आपको साथ साथ में करनी होती है, क्योंकि मेंस के लिए कोई टाइम आपको मिलता नहीं है। तो आप मेंस की तैयारी भी साथ साथ हाथों हाथ करते रहिएगा। कंप्यूटर, GS ये सब आसानी से आप पढ़ते रहिएगा। ठीक है, इसके लिए कम से कम 1 घंटा निकाल के रखिए। आप 1 घंटा भी अगर रोज़ निकाल लेते हैं अपने बाकी के सेक्शंस के लिए, मतलब जैसे कंप्यूटर हो गया, आपका GA हो गया, जनरल अवेयरनेस हो गया, इन सब के लिए आप 1 घंटा निकाल के रखिए, तो इसकी तैयारी हाथों हाथ रोज़ की रोज़ होती रहेगी, तो इसका बहुत ज़्यादा बर्डन नहीं पड़ता। वरना आखिरी में जाके यही आपको की लुटिया डुबो देता है। फिर आप क्या करते हैं कि 4-4 घंटे केवल GA ही पढ़ते हैं, बाकी सब की प्रैक्टिस छोड़ देते हैं। फिर आप GA में ही तीरंदाज बन जाएंगे, बाकी सब तो आपका क्या होगा, ख़राब हो जाएगा। तो इसको हाथों हाथ पढ़ते रहा करिए। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइएगा, कितना पसंद आया है। लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करिए, जिससे और सारे लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे इस तरह की जो वीडियोज़ हैं आपको डेली मिलती रहें। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हैव अ नाइस डे एंड बाय।